हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपका सारा होम साइंस एजुकेशन में। आज हम पढ़ेंगे जूट। कल का जो हमारा टॉपिक था, कल 2 दिन से हम लीलन पढ़ रहे थे, लीलन हुआ कंप्लीट। अब हम क्या पढ़ेंगे? अब हम पढ़ेंगे जूट के बारे में देखेंगे। अपना टॉपिक स्टार्ट करने से पहले एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट पे आप लोगों से बात करना है। कितने लोग ये चाहते हैं कि एक्सटेंशन एजुकेशन स्टार्ट किया जाए? कितने लोग चाहते हैं प्रसार शिक्षा की क्लास स्टार्ट हो जल्द से जल्द? हमारा जो मैनेजमेंट है, होम मैनेजमेंट है, उसमें बस 3 टॉपिक बचे हुए हैं। क्या क्या है वो? एक तो है चेक के प्रकार बताना है आप लोगों को, दूसरा क्या है? दूसरा है कलर योजना, और तीसरा है उपभोक्ता के अधिकार। ये तीनों टॉपिक कंप्लीट होने के बाद आप लोग क्या चाहते हैं? एक्सटेंशन एजुकेशन प्रसार शिक्षा पढ़ना चाहते हैं या फिर न्यूट्रिशन की क्लास स्टार्ट की जाए? तो आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि कौन सी क्लास पहले आप लेना चाहते हैं। थैंक यू। फिर क्या है, आप लोग जितनी ज़्यादा संख्या में न्यूट्रिशन जिसको पढ़ना वो न्यूट्रिशन लिख कर भेजें, और जिसे क्या पढ़ना है, जिसे एक्सटेंशन एजुकेशन पढ़ना हो वो एक्सटेंशन एजुकेशन लिख कर भेजें। क्यों? क्योंकि अभी जो डेली 2 क्लास चल रहा है, पहला तो क्या चल रहा है, एक तो टेक्सटाइल का चल रहा है, दूसरा होम मैनेजमेंट का चल रहा है। जो होम मैनेजमेंट कंप्लीट होने वाला है, तो होम मैनेजमेंट की जगह क्या स्टार्ट किया जाए, ये बात हो रहा है। एक्सटेंशन एजुकेशन स्टार्ट किया जाए या फिर न्यूट्रिशन को स्टार्ट किया जाए। एक पार्ट कंप्लीट होगा तो हम दूसरा स्टार्ट करेंगे। अब जब टेक्सटाइल कंप्लीट होगा तो टेक्सटाइल की जगह पे क्या स्टार्ट कर दिया जाएगा? सीडी। जिससे क्या हो, हमारा जो मार्च का मंथ है, मार्च लास्ट में हमारे जितने भी पार्ट हैं सारे कंप्लीट हो जाएं, और जो अप्रैल का मंथ आएगा उसमें हम सिर्फ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पर ही डिस्कस करेंगे। मेरा प्लान ये है, आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा आप लोगों को क्या चाहिए, कौन सी क्लास पहले चाहिए। तो अब हम क्या स्टार्ट करेंगे? अब हम स्टार्ट करते हैं जूट। जूट कहाँ का रेशा है, पहले ये बात कर लेते हैं। जूट कहाँ का रेशा है? तो सबको पता है कि ये प्राकृतिक जगत का रेशा है। जब हम पढ़ रहे थे रेशों का, फाइबर का क्लासिफिकेशन पढ़ रहे थे, वहाँ पर अच्छे तरीके से हमको पता है कि क्या है, रेशों को 2 प्रकार में बांटा गया था। पहला तो था क्या, प्राकृतिक जगत का, दूसरा क्या था, वनस्पति। पहला था प्राकृतिक जगत से प्राप्त होने वाले रेशे, और दूसरा क्या था, कृत्रिम जगत से प्राप्त होने वाले रेशे। तो प्राकृतिक जगत से जो रेशे प्राप्त किए जाते थे उनको भी कितने भागों में बांटा गया था? 3 भागों में। पहला क्या था, वनस्पति जगत का, दूसरा क्या था, प्राणिज था, और तीसरा था खनिज। वनस्पति जगत को भी 3 भागों में बांटा गया था, ये सबको पता है। जिसको नहीं पता हो वो पहला क्लास देख ले। जिसको ये क्लासिफिकेशन नहीं पता होगा तो वो क्या क्लास करेगा? इसका पहले क्या पता करना है? पहले हमें फाइबर का क्लासिफिकेशन पता करना है। तो जो नए स्टूडेंट होंगे, जो नए हमारे फ्रेंड देख रहे होंगे मेरा वीडियो, ये एक्सटेंशन की क्लास, जो ये टेक्सटाइल की क्लास जो भी देख रहे होंगे, उनसे रिक्वेस्ट है पहले क्या देखें? पहला देखें फाइबर का वर्गीकरण, जो फाइबर का क्लासिफिकेशन है उसको देखें, तब जाके इनके समझ में आएगा। और क्या था, इसको वनस्पति जगत के जो रेशे थे उसको भी 3 भागों में बांटा गया था। पहला क्या था? पहला था बीज से प्राप्त होने वाला, दूसरा था तने से प्राप्त होने वाला, और तीसरा क्या था, पत्ती से। तो अभी हम क्या पढ़ रहे हैं? अभी हम पढ़ रहे हैं तने से प्राप्त होने वाला। जो जूट है वो कहाँ का रेशा है? जूट तने से प्राप्त होने वाला रेशा है। इतना तो सबका कंफर्म हो गया। जूट क्या है? जूट प्राकृतिक जगत का प्राकृतिक से प्राप्त होने वाला रेशा वनस्पति जगत का, और वनस्पति जगत में कहाँ का रेशा है? तो तने का रेशा है। वनस्पति जगत में तने का रेशा है तो इसे हम क्या कहेंगे? सेलुलोजिक फाइबर कहेंगे। जो जितने भी रेशे तने से प्राप्त हुई है उसमें क्या था? सेलुलोज था। ये सबको पता है। अब हम स्टार्ट करते हैं अपना क्लास। अब देखेंगे कि जूट को क्या क्या किन नामों से जाना जाता है। जूट कहाँ का रेशा है? प्राकृतिक जगत का। इसको लिखना भी ज़रूरी है, प्राकृतिक जगत का। प्राकृतिक जगत में कहाँ का रेशा है? तो वनस्पतियों से प्राप्त होने वाला वनस्पति का है। और वनस्पति में कहाँ से है? वनस्पति में भी है तने से प्राप्त होने वाला रेशा। जब तने से प्राप्त होने वाला रेशा है तो इसमें क्या होगा? इसे सेलुलोजिक फाइबर भी कहेंगे। क्या कहेंगे? इसमें क्या होगा? सेलुलोज की मात्रा ज़्यादा होगी। ये तो हो गया इसका इंट्रोडक्शन।
क्या हो गया, ये है इंट्रोडक्शन। और एक बात ये भी हमने देखा था, क्या देखा था, जिस दिन से टेक्सटाइल स्टार्ट हुआ उसी दिन से हम देखते आ रहे हैं कि क्या पढ़ेंगे, टेक्सटाइल को जो जितने भी फाइबर पढ़ेंगे उसको 3 पार्ट में बांटकर, पहला पढ़ेंगे इंट्रो, दूसरा पढ़ेंगे स्टेप, और तीसरा क्या पढ़ेंगे हम, तीसरा पढ़ेंगे उसकी विशेषताओं के बारे में, कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में। तो अभी हम क्या पढ़ रहे हैं, अभी हम पढ़ रहे हैं इसका इंट्रो पढ़ेंगे, इसका इंट्रोडक्शन, इसका इतिहास, कहाँ पे पैदा हुआ, कहाँ पे पैदावारी ज़्यादा है, भारत में किन देशों में ये पाया जाता है, बाहरी देशों में कहाँ कहाँ ये पाया जाता है, ये सब देखेंगे। तो क्या है, जूट क्या है, प्राकृतिक जगत में वनस्पति जगत से प्राप्त होने वाला रेशा, और वनस्पति जगत में कहाँ का है, तने से प्राप्त होने वाला रेशा। और इसमें क्या कहते हैं, इसे सेलुलोजिक फाइबर भी कह सकते हैं, इसमें सेलुलोज की मात्रा ज़्यादा होगी। अब हम क्या पढ़ेंगे, अब हम देखेंगे कि जूट को किन किन नाम से जाना जाता है, जूट का नाम जो है किन किन नामों से जाना जाता है, इसको देखेंगे। इसके नाम को टीजीटी पीजीटी में हर बार पूछा जाता है, नेट में तो नाम से नहीं पूछा जाता। क्यों, क्योंकि नेट वाला जो एग्ज़ाम है उसमें डीप लेवल से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये सबको पता है। अब हम क्या देखेंगे, जो जूट है उसके पेड़ को क्या कहते हैं, जूट के पेड़ को क्या कहते हैं, टाट नाम से भी जानते हैं। टाट नाम से भी जानते हैं। जूट के पेड़ को किस नाम से जानते हैं, जूट के पेड़ को टाट नाम भी कहा जाता है। जूट आए एग्जाम टाइम में या फिर टाट पूछा जाए तो कंफ्यूज नहीं होना है। कैसे इसको जाना जाता है, जूट को क्या कहते हैं, जूट के पेड़ को टाट भी कहते हैं। अब हम देखेंगे कि टाट का यहाँ पे जो टाट है इसका क्या होता है अर्थ, जूट का अर्थ, जूट में जो टाट लिखा है उसका अर्थ क्या होता है, तो जूट का अर्थ क्या होता है, उलझा हुआ रेशा। जूट का क्या अर्थ होता है, उलझा हुआ रेशा। और ये कहाँ से मिलने वाले रेशे हैं, तो तने से प्राप्त होने वाला रेशा है। ये कहाँ से प्राप्त होने वाला रेशा है, तने से प्राप्त होता है। जूट जो है इसके पेड़ को क्या कहा जाता है, इसके पेड़ को टाट भी कहा जाता है, इसके पौधे को टाट भी कहा जाता है। और जूट को क्या कहा जाता है, उलझा हुआ रेशा। ये कहाँ से प्राप्त होने वाला रेशा है, तने से प्राप्त होने वाला रेशा है। अब हम देखेंगे इसका एक मेन पॉइंट क्या है, जूट का जो एक मेन पॉइंट है वो क्या है कि इसका प्रयोग कपड़ा बनाने में नहीं किया जाता है। क्या किया जाता है, जूट का प्रयोग, ये नोट कर लो आप लोग, क्या है, जूट का प्रयोग कपड़ा बनाने में नहीं किया जाता। एग्जाम टाइम में आए कि जूट फाइबर का यूज कहाँ पे किया जाता है, तो हम जानते हैं कि जूट जो फाइबर है, जो जूट का रेशा है उसका प्रयोग कहाँ पर नहीं किया जाएगा, तो कपड़े बनाने में नहीं किया जाएगा इसका रेशा। ये इसका मेन पॉइंट है, यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना। और ये सबको जानना होगा क्या, कि जो जूट का रेशा है उसका प्रयोग हम कभी कपड़े बनाने में नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते हैं, क्योंकि ये क्या होता है, इसमें मजबूती नहीं पाई जाती है। क्या होता है, इसमें ये मजबूत नहीं होता है, जो ये जूट का रेशा ये क्या होता है, मजबूत नहीं होता। क्या हो गया, जूट कहाँ से प्राप्त होने वाला रेशा है, प्राकृतिक जगत में वनस्पतियों से, और वनस्पति में भी कहाँ से, तने से प्राप्त होने वाला रेशा है। जूट के पेड़ को किस नाम से जानते हैं, टाट भी कहते हैं। और इसका अर्थ क्या होता है, उलझा हुआ रेशा। और कहाँ से प्राप्त होता है, ये तने से। और इसका क्या मेन पॉइंट है, क्या करना है कि जूट का प्रयोग, कभी जूट फाइबर का यूज कपड़े बनाने में नहीं किया जाता। क्यों नहीं किया जाता ये भी जानना जरूरी है। तो इसमें क्या नहीं पाया जाता, इसमें मजबूती नहीं पाई जाती। अब हम क्या देखेंगे, अब इसके अलग अलग नेम देखेंगे। इस फाइबर को अलग अलग नेम से जाना जाता है, किस किस नाम से जाना जाता है उसको देखेंगे हम। क्या क्या कहते हैं इसको, सुवर्ण रेशा किसे कहते हैं, सुवर्ण रेशा, जिसे क्या कहते हैं इंग्लिश में गोल्डन फाइबर कहते हैं।
एग्ज़ाम टाइम में सुवर्ण रेशा नेम पूछा जाए या फिर गोल्डन फाइबर पूछा जाए तो हम किसका नाम बताएंगे? हम बताएंगे जूट का। ये दोनों नाम किसके हैं? ये दोनों नाम जूट के हैं। क्या है? ये दोनों नाम किसके हैं? इन दोनों को जूट कहा जाता है। जो जूट का दूसरा नेम है वो क्या है? सुवर्ण रेशा या फिर गोल्डन फाइबर किसे कहते हैं? तो जूट को कहते हैं। ये दोनों नेम भी इसके हैं। यहाँ पे भी कंफ्यूज नहीं होना है, नहीं तो एग्जाम टाइम में पूछ लिया जाए कि सुवर्ण रेशा किसे कहते हैं तो हमें पता ही नहीं होगा कि सुवर्ण रेशा क्या है। तो क्या है? सुवर्ण रेशा आए या फिर गोल्डन फाइबर आए या फिर जूट नेम से आए तो हम क्या जानेंगे? जूट को ही जानेंगे। अब हम देखेंगे इसका उत्पादन। जूट का उत्पादन, जब इसका प्रयोग सब लोग जान रहे हो कि इसका जो ये फाइबर है, जो जूट का फाइबर है, इसका यूज जब कपड़े बनाने में नहीं किया जाता है तो इस पे क्या होगा? इस पे परिचर्याएँ वगैरह जितने भी ट्रीटमेंट थे वो क्या होंगे? वो नहीं होंगे। जब इसको जब कपड़ा बनाने के लिए हम यूज़ करते हैं तो उस पर ज़्यादा ट्रीटमेंट करते हैं, लेकिन इस पे तो कपड़ा बनाना नहीं है, तो इसमें जो प्रोसेसिंग होगी, जो इसका प्रोसेस है वो बहुत ही कम होगा। क्या होगा? अब हम क्या देखते हैं? उत्पादन देखते हैं कि इसका उत्पादन कहाँ से हुआ था, कहाँ पे हुआ था इसका उत्पादन। तो पहले जो हुआ था, जो पहला आया था अभी 2011 के पहले का जो डाटा था उसमें क्या आया था? उसमें दिखा रहे थे बांग्लादेश। क्या दिखा रहे थे? उत्पादन में क्या देखेंगे हम? पहले होता था, पहले मतलब क्या होता था? 2011 के पहले का डाटा पूछा जाएगा तो हम क्या बताएंगे? बांग्लादेश। इसमें क्या होगा? 2011 के पहले, 2011 के पहले क्या बताया गया था? 2011 के पहले बांग्लादेश। 2011 के पहले कहाँ बताया गया था? तो 2011 के पहले बताया गया था बांग्लादेश इसके उत्पादन में प्रथम स्थान है। बांग्लादेश प्रथम स्थान बताया गया था। और कब बताया गया था? तो 2011 के पहले। लेकिन अभी 2011 का जो डाटा आया है उसमें किसे दिखा रहे हैं प्रथम स्थान में? प्रथम स्थान पे कौन है? तो प्रथम स्थान पे इसमें है भारत। ये दोनों नेम याद करने। 2011 के पहले का अगर डाटा पूछा जाएगा तो हम क्या बताएंगे? 2011 के पहले जूट का उत्पादन सबसे ज़्यादा कहाँ पर होता था? तो हम बताएंगे बांग्लादेश में। और अगर 2011 के बाद या 2011 से 2011 का डाटा पूछा जाएगा तो हम क्या बताएंगे? प्रथम स्थान पे कौन है? भारत है जूट के उत्पादन में। अब हम क्या देखेंगे कि पश्चिम बंगाल में जूट का उत्पादन सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है। कहाँ देखने को मिलता है? 2011 के पहले बांग्लादेश को प्रथम स्थान पे आया था ये, और 2011 में प्रथम स्थान पर कौन है? भारत है। और पश्चिम बंगाल में जूट का उत्पादन सबसे ज़्यादा देखा जाता है, देखने को मिलता है। ये तो प्रथम स्थान वाली बात हो गई कि प्रथम स्थान पे कौन है। लेकिन अगर सबसे ज़्यादा की बात की जाए, सबसे ज़्यादा उत्पादन कहाँ पर होता है, ये प्रथम स्थान ना छोड़ के अगर सबसे ज़्यादा वाला पॉइंट आ जाए तो हम क्या बताएंगे? पश्चिम बंगाल में। पश्चिम बंगाल में क्या होता है? पश्चिम बंगाल में जूट का उत्पादन सर्वाधिक मात्रा में होता है। ये है, ये हो गए इसके उत्पादन के कुछ पॉइंट। क्या पॉइंट है? 2011 के पहले प्रथम स्थान पर कौन था? तो बांग्लादेश था। और 2011 से प्रथम स्थान पर कौन है? भारत है। और अगर सर्वाधिक पूछा जाए, अधिक उत्पादन इसका कहाँ होता है, अधिक उत्पादन कहाँ होता है, तो हम क्या बताएंगे? पश्चिम बंगाल में जूट का अधिक उत्पादन होता है। अब देखेंगे जूट के पौधों की लंबाई कितनी होती है। जो जूट है, जो जूट पौधा है, इसकी लंबाई कितनी होती है? जूट के पौधों की लंबाई, जूट के पौधे की लंबाई
ये क्लास आज ज़्यादा लंबा नहीं होने वाला, क्योंकि इसकी प्रोसेसिंग ही ज़्यादा नहीं है, तो इसमें बहुत कुछ नहीं है, जो भी है हम समझ रहे हैं। जूट के पौधों की लंबाई कितनी होती है? अगर मीटर में पूछा जाएगा तो क्या बताएंगे हम? अगर मीटर में इसकी लंबाई पूछा जाएगा तो 2-2.5 मीटर से लेकर 3 मीटर तक बताएंगे। कितना बताएंगे? 2.5 मीटर से लेकर 3 मीटर तक बताएंगे। और अगर फिट में पूछा जाएगा, अगर किस में पूछा जाएगा? फिट में पूछा जाएगा तो हम क्या बताएंगे? 6 से लेकर 8 फीट लंबा होता है। 6 से लेकर 8 फीट लंबा। जूट के पौधों की लंबाई कितनी होती है? तो अगर मीटर में पूछा जाएगा तो 2.5 से लेकर 3 मीटर तक बताएंगे। और अगर फिट में पूछा जाएगा तो कितने बताएंगे? 6 से लेकर 8 फीट तक। कितना होगा? 6 से लेकर 8 फीट। 8 फीट इसका जो पौधा होता है वो लंबा होता है। अब देखेंगे हम जूट का रेशा कैसा होता है। जूट का रेशा, इसके रेशे में क्या क्वालिटी होती है? ये कैसा होता है? ये चिकने होते हैं, लेकिन क्या होता है इसमें? ये मजबूत नहीं होते। ये चिकने तो होते हैं, क्या होते हैं? चिकने होते हैं पर मजबूत नहीं होते। मजबूत नहीं होते, तभी तो इसका यूज़ कहाँ पर नहीं किया जाता? कपड़े बनाने में नहीं किया जाता है। जूट का जो रेशा है वो चिकना होता है लेकिन मजबूत नहीं होता है। जब इसका प्रयोग हम कपड़े बनाने में नहीं करते हैं, इसको यहाँ पे लिखना पड़ेगा, क्या है? इसका प्रयोग कपड़े बनाने में नहीं किया जाएगा। जब इसका प्रयोग कपड़ा बनाने में नहीं करते हैं तब कहाँ पर करते हैं? टाट बनाने में, बोरी बनाने में, और किसको बनाने में? निम्न कोटि का कंबल बनाने में किया जाता है। जूट का रेशा कैसा होता है? चिकना होता है पर मजबूत नहीं होता है। इसीलिए क्या होता है? इसका प्रयोग कपड़ा बनाने में नहीं किया जाता। जब कपड़ा बनाने में नहीं किया जाता तब कहाँ पर किया जाता है? टाट बनाने में, बोरी बनाने में, निम्न कोट के कंबल बनाने में, निम्न कोट के कालीन बनाने में इसका प्रयोग किया जाता है। अब आगे पॉइंट हम देखते हैं क्या है इसमें। इसकी जो फसल चक्र है, फसल चक्र में क्या देखेंगे? फसल चक्र, इसकी जो फसल चक्र है वो 1 साल की होती है। फसल चक्र कितने वर्ष की होती है? 1 वर्ष की होती है। इसकी फसल चक्र 1 वर्ष की होती है। और इसकी बुआई कब की जाती है? तो फरवरी से मार्च माह में की जाती है। इसकी बुआई कब की जाती है? फरवरी से मार्च माह में की जाती है। फसल चक्र कितने दिन का होता है? 1 वर्ष का होता है। और बुआई कब की जाती है इसकी? फरवरी से लेकर मार्च माह में इसकी बुआई होती है। अब इसको देखते हैं कि ये वनस्पति जगत का सबसे कमज़ोर रेशा भी है। क्या है? यहाँ पर देख रहे थे हम, चिकना होता है लेकिन मजबूत नहीं होता है। जब मजबूत नहीं होता है तो जाहिर सी बात है ये वनस्पति जगत का क्या होगा? सबसे कमज़ोर रेशा होगा। सबसे कमज़ोर रेशा होता है। कहाँ का होता है सबसे कमज़ोर रेशा? वनस्पति जगत का।
इसको एक बार फिर से देख लेते हैं, कंफ्यूज नहीं होना है किसी को। क्या देखना है हमें, जूट का जो रेशा होता है वो क्या होता है, चिकना होता है, मजबूत नहीं होता है और इसका यूज़ कपड़े बनाने में नहीं किया जाता है। और अगर एग्जाम टाइम में पूछा जाए कि वनस्पति जगत का सबसे कमज़ोर रेशा कौन सा है, तो हम क्या बताएंगे, सबसे कमज़ोर रेशा है जूट। वनस्पति जगत का सबसे कमज़ोर रेशा क्या है, जूट है। और इसका फसल चक्र 1 वर्ष का होता है। बुआई फरवरी से लेकर मार्च माह में इसकी बुआई की जाती है। अब हम क्या देखेंगे, अब हम देखेंगे कि जूट की प्राप्ति कैसे की जाती है। जूट की प्राप्ति, जूट की प्राप्ति, इसमें क्या देखना है हमें कि सुनहरे पीले रंग का होता है। क्या होता है, जो जूट हमें प्राप्त होता है, जब जूट पककर तैयार होता है, उसको उसका सारा प्रोसेस जो भी उस पर करना हो जाता है, तो जो उसका रेशा होता है, जूट का फाइबर होता है, वो किस तरह का मिलता है हमें, पीले रंग का मिलता है, सुनहरे पीले रंग का मिलता है। जूट का रेशा, जूट किसके रंग का मिलता है हमें, सुनहरे पीले रंग का मिलता है। जब ये सुनहरे पीले रंग का ये रेशा हमें मिलता है, जूट का जो रेशा है वो कैसा होता है, हमें सुनहरे पीले रंग का जब ये मिलता है, तो हम इस पे क्या नहीं कर सकते, इस पे हम ना तो ब्लीच कर सकते हैं, हम क्या नहीं कर सकते, जूट का रेशा सुनहरे पीले रंग का मिलता है, इसलिए हम क्या नहीं कर सकते, इसलिए हम इस पर ब्लीच नहीं कर सकते। और अगर ब्लीच करते हैं तो क्या होगा, जूट का रेशा सुनहरे पीले रंग का होता है और ऊपर से ये क्या होता है, मजबूत भी नहीं होता है, वनस्पति जगत का सबसे कमज़ोर रेशा भी होता है, इसलिए हम इस पर ब्लीच नहीं कर सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि ये इतना कमज़ोर रेशा है और अगर इस पर ब्लीच किया जाएगा तो क्या होगा, इसके सारे रेशे टूट जाएंगे। क्या होता है, अगर हम ब्लीच करते हैं तो क्या होगा, रेशा टूट जाएगा। ये हो गई जूट की प्राप्ति। जूट की प्राप्ति में हमने क्या देखा कि सुनहरे पीले रंग का होता है और जूट पर हम ब्लीच भी नहीं कर सकते और अगर करेंगे तो इसका सारा रेशा टूट जाएगा। अब हम देखते हैं इस पे कीड़ों का क्या प्रभाव होता है। कीड़ों का प्रभाव, जूट पर कीड़ों का प्रभाव पड़ता है। जूट पर सूक्ष्म जीवों का कीड़ों का प्रभाव पड़ता है। सूक्ष्म जीवों का प्रभाव पड़ता है। क्यों पड़ता है, क्योंकि ये सबसे कमज़ोर रेशा है और इस पर कुछ किया भी नहीं जा सकता। अम्ल क्षार का प्रभाव भी हानिकारक होता है इस पे। अम्ल का प्रभाव हानिकारक होता है और क्या है, क्षार का प्रभाव हानिकारक है। इस पर हम कोई भी चीज़ नहीं कर सकते, ना तो हम इसको ब्लीच कर सकते हैं, ना तो इस पर अम्ल का प्रभाव डाल सकते हैं। अम्ल से भी ये टूट जाएगा, ये गल जाएगा, नष्ट हो जाएगा। क्षार का भी प्रभाव नहीं कर सकता, ये क्षार से भी टूट जाएगा। अब हम क्या देखेंगे, इसके प्रोसेस के बारे में देख लेते हैं। थोड़ा सा इसका प्रोसेस है, इसमें कुछ ज़्यादा है नहीं, हम देख लेते हैं इसका प्रोसेस क्या है। जूट के प्रोसेस में क्या किया जाता है, पहला किया जाता है कल्टीवेशन। जूट में क्या किया जाता है, पहले किया जाता है कल्टीवेशन। कल्टीवेशन मीन्स क्या होता है, बुआई। अब हम क्या देखेंगे, अब हम देखेंगे कि इसका प्रोसेस क्या है, जूट का प्रोसेस।
जब जूट का रेशा इतना कमज़ोर होता है, अम्ल का प्रभाव, क्षार का प्रभाव या ब्लीच नहीं कर सकते, इसलिए तो क्या करते हैं, उसको कपड़े बनाने में यूज नहीं करते। तो इसका प्रोसेस भी बहुत कम होगा। अगर हम कपड़े बनाने के लिए यूज करते हैं तो इसका प्रोसेस भी बहुत लंबा होता। तो पहला क्या होता है, कल्टीवेशन। कल्टीवेशन में क्या करते हैं, बुआई करते हैं। बुआई में कब करते हैं, फरवरी से लेकर मार्च माह के बीच में ही इसकी बुआई हो जाती है। दूसरा क्या है, हार्वेस्टिंग। हार्वेस्टिंग मीन्स क्या होता है, इकट्ठा करना। जो जूट का पौधा है उसे हाथों से उखाड़कर खेत में ही रख देते हैं। खेत में क्यों रख देते हैं, कि ताकि वो सूख जाए, उस पर नमी पड़े, ओस पड़े, उस पर धूप लगे तो उसकी जो पत्तियां वगैरह होंगी सारी सूख कर झड़ जाती हैं, ताकि हमें क्या मिल जाए, हमें तना मिल जाए। क्यों, क्योंकि तने से ही क्या होता है, हमें तना लेना है, तने से ही हमें रेशे मिलते हैं। हार्वेस्टिंग में क्या होता है कि जो फसल है, जो जूट का पौधा है, उसे हाथों से उखाड़कर खेत में ही रख देते हैं कुछ टाइम तक, ताकि उसमें जो अशुद्धियाँ, उसकी जो पत्तियां हैं, धूप और नमी की वजह से वो झड़ जाए, ताकि हमें क्या मिल जाए, हमें तना उसका मिल जाए। और तने से ही क्या होता है, उसका फाइबर हमें मिलेगा। उसके बाद क्या होता है, रेटिंग प्रोसेस होता है। रेटिंग मीन्स क्या होता है, गलाना। इसको भी बहते पानी में हम गलाते हैं। रेशे को क्या करते हैं, रेशे को जो इसका जो तना मिल जाता है, जो जूट का तना हमें मिलता है, इसको भी बहते पानी में हम कुछ टाइम तक गला देते हैं, और गलने के बाद क्या होता है, हमें रेशा मिल जाता है। रेटिंग प्रोसेस में क्या करते हैं, पानी में इसको गलाते हैं। इसके गलाने की कोई विधि नहीं है, इसको बहते हुए पानी में कहीं भी रख सकते हैं हम। कुछ टाइम तक रखने के बाद उसका रेशा अपने आप से निकल जाएगा। जब हमें रेशा मिल जाता है तो हम क्या करेंगे, रेटिंग प्रोसेस में क्या होता है, गलाते हैं। और जब गलाते हैं तो रेशा जो निकलता है वो कैसा रहता है, वो गीला रहता है। जब रेशे को ड्राइंग करेंगे, ड्राइंग मीन्स क्या होता है, सुखा लेते हैं। रेशे को क्या करते हैं, सुखा लेते हैं इसमें। उसके बाद क्या करते हैं, जब रेशा सूख जाता है तब क्या करते हैं, सॉफ्टिंग प्रोसेस करते हैं। उस रेशे पे क्या करते हैं, उस फाइबर पे क्या करते हैं, सॉफ्टिंग प्रोसेस किया जाता है। और सॉफ्टिंग प्रोसेस में क्या होता है, पानी और तेल की लोलरों के अंदर से उस फाइबर को गुजारा जाता है। कैसे गुजारा जाता है, ये मान लो ये लोहे के लोलर होते हैं, ये 2 लोलर हैं, इसी के बीच से क्या किया जाएगा, इसी के बीच से फाइबर को वहाँ से गुजारा जाएगा, जिससे क्या होता है, वो जो रेशा होता है वो क्या हो जाए, सॉफ्ट हो जाए। अब अगला लास्ट क्या है, फिनिशिंग। फिनिशिंग में हल्की फुल्की फिनिशिंग इसमें दी जाती है। क्यों हल्की फुल्की दी जाती है, क्योंकि इसका यूज़ कपड़े बनाने में तो करना ही नहीं है। इसका प्रयोग बोरी बनाने में, टाट बनाने में, निम्न कोटि के कंबल बनाने में, निम्न कोटि के कालीन बनाने में ही किया जाता है। तो इसके प्रोसेसिंग में बस यही इतना है। अभी कुछ मेन पॉइंट इसके बचे हुए हैं जो कि एग्ज़ाम टाइम में पूछे गए थे, इसको भी हम देख लेते हैं। ये सबको समझ में आ गई होगी। और क्या है कि मैं हर बार बताती हूँ, क्या बताती हूँ आप लोगों को, कोई भी फाइबर हो उसका जो प्रोसेस है वो इम्पॉर्टेंट होता है, वहाँ से क्वेश्चन ज़रूर से ज़रूर पूछे जाते हैं। अगला पॉइंट हम देख लेते हैं। अगला पॉइंट कुछ फुल फॉर्म वगैरह है, इसको हम देख लेते हैं। ये एग्जाम टाइम में पूछा गया था, IJIRA, इसका फुल फॉर्म पूछा गया था। ये क्या है और इसका फुल फॉर्म भी पूछा गया था। ये क्या है और इसका फुल फॉर्म भी पूछा गया। तो ये क्या है, जूट को आगे बढ़ाने में, जूट का डेवलप करने में मदद करता है। ये जो संस्था है IJIRA, ये क्या है, ये जूट को डेवलप करने में मदद करता है। क्या करता है, ये जूट का विकास करता है, जूट को आगे बढ़ाने में मदद करता है, या जूट का विकास करता है, आगे बढ़ाने में मदद करता है। मदद में क्या आ जाएगा कि इसकी अच्छी क्वालिटी का बीज कौन सा है, इसमें कौन सा रसायन यूज किया जाए, इसके खेत में कैसा पानी होना चाहिए, किस मौसम में इसको क्या करना चाहिए, जिससे क्या हो, जो जूट हो वो बहुत अच्छी क्वालिटी का हो। तो IJIRA क्या होता है, जूट को आगे बढ़ाने में, जूट का डेवलपमेंट करने में, जूट का विकास करने में, उसमें कैसी मिट्टी चाहिए, कैसा पानी चाहिए, कैसा ताप क्या होगा, कैसे क्या होगा, ये सब क्या कौन सा तय करता है। तो IJIRA संस्था ये तय करती है। अब इसका फुल फॉर्म पूछा गया था एग्जाम टाइम में, तो इसका फुल फॉर्म क्या हो गया, इंडियन जूट क्या होगा इसका फुल फॉर्म, इंडियन जूट
इंडस्ट्रीज ये कुछ फुल फॉर्म पूछे गए हैं एग्जाम टाइम में, इसको हम देखेंगे। पहला क्या है, IJIRA, ये क्या है, जूट को आगे बढ़ाता है। ये संस्था क्या है, ये जूट को आगे बढ़ाती है और इसका फुल फॉर्म क्या है, इंडियन जूट इंडस्ट्रीज रिसर्च एसोसिएशन। क्या है, इंडियन जूट इंडस्ट्रीज रिसर्च एसोसिएशन है और इसका मुख्यालय कहाँ है, कोलकाता में। इसका मुख्यालय भी पूछा गया, इसका फुल फॉर्म भी पूछा गया और ये क्या काम करता है ये भी पूछा गया है। और दूसरा है WRA, क्या होता है, WRA क्या होता है, इसका फुल फॉर्म क्या है, वूल रिसर्च एसोसिएशन है और इसका मुख्यालय कहाँ है, मुंबई में है। तो ये थे कुछ मेन पॉइंट जो कि जूट से थे। जूट में कोई ज़्यादा ना परिचर्या की जाती है, कुछ भी नहीं किया जाता है क्योंकि इसका रेशा भी बहुत कमज़ोर होता है और इसका प्रयोग हम वस्त्र बनाने में भी नहीं करते हैं। इसलिए ये टॉपिक हुआ हमारा आज कंप्लीट। और कल हम क्या पढ़ेंगे, कल हम पढ़ेंगे रेशम सिल्क। सिल्क वाला चैप्टर बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इसमें क्या क्या पूछा जाता है, इसके प्रकार, ढेर सारे प्रकार हैं और इसमें कौन सा अमीनो अम्ल पाया जाता है, कौन सा प्रोटीन पाया जाता है, कौन सा गोंद पाया जाता है, ये सारी बातें हम कल करेंगे। और इसके पालन को क्या कहते हैं। तो और एक पॉइंट जो मैं स्टार्ट करते टाइम क्लास बोली थी वही अब भी बोल रही हूँ कि अभी क्या है, जो मैनेजमेंट है उसमें 3 टॉपिक बाकी हैं, बचे हैं। वो कंप्लीट होने के बाद आप लोग क्या पढ़ना चाहोगे, न्यूट्रिशन पढ़ना चाहोगे या फिर क्या पढ़ना चाहोगे, एक्सटेंशन एजुकेशन पढ़ना चाहोगे, तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा। आप लोग मिलते हैं अगले क्लास में। थैंक यू।